नहीं तो हम चाहते नहीं है सर कि आप तो अच्छी बात करें, आप सच्ची बात करिए। तो मैं सच्ची बात ही करता हूं कि दोनों साइड की स्टोरीज है, राइट। देयर आर 10 रीजंस व्हाई मार्केट्स कैन डू वेल, but there are 12 reasons why market cannot do well. 98.5% of the investors in India are not looking at super duper returns. They are okay with lesser profit, but they don't want to take loss. According to me, return of capital is much more important than return on capital. So equity returns cannot be consistent, but that is the expectation. सर मार्च 2020 का क्रैश आया, उसके बाद ब्यूटीफुल रैली आई। हम सभी को रैली की आदत लग गई थी कि भाई मार्केट तो वन साइड अप चल रहा है एंड वी आर एंजॉइंग दिस रैली। अब अचानक से पोस्ट दिवाली लास्ट 6 मंथ्स में वॉलेटिलिटी आ गई। क्या ये ऐसी वॉलेटिलिटी पूरे साल चलती रहेगी? आपका क्या आउटलुक है मार्केट में? प्रोबेबली वन ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए हम क्या करें इस वॉलेटिलिटी का? हमें तो आदत ही नहीं है। हाँ, आदत नहीं है तो आदत डाल दीजिए। सो आई वुड ऑलवेज टेल योर इन्वेस्टर्स कि अगर वॉलेटिलिटी की आदत नहीं है और एक ही डायरेक्शन में मार्केट सोच रहे हो आप लोग, तो आप लोग वॉलेटिलिटी की आदत डाल लीजिए, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल होने वाले। इनफैक्ट इफ़ यू सी नंबर ऑफ ईयर्स, राइट, इट हैज़ बिकम लोगों को आदत बन गई है कि पैसे ही बनते हैं। पर मार्केट्स में इक्विटी में हमेशा आई एम सेइंग, इफ़ यू सी द लास्ट 3 decades, राइट, देयर वाज अ 92, there was 96 where nothing was happening for 5 years, nothing happened. Then we got 2002, then 2002 to 2007 was one way rally, then market got correction. पर लास्ट 10 साल में पूरी सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड ने इतने पैसे छापे और इतने देते जा रहे हैं कि अगर मंदी आती है तो भी छोटी मंदी ही आती है। हमने 90s में जैसे 5-5 साल की मंदी आती थी वैसी तो देखी ही नहीं है, राइट। सो आई थिंक मार्केट्स हैव डन वेल बिकॉज सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड have ensured that markets did well. वो लोग ने इतने पैसे प्रिंट कर दिए हैं कि सबके पास पैसे थे तो सब जाके खरीद रहे थे, तो सारे एसेट क्लासेस ऊपर हो गए, राइट। सो अभी वो सेंट्रल बैंक्स जिन्होंने इतने सारे पैसे डाले थे, अभी उनको दिख रहा है कि इतने पैसे छाप दिए तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। सो इन्फ्लेशन अभी यूएसए में टॉप प्रायोरिटी है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करो। जब टॉप प्रायोरिटी इन्फ्लेशन कंट्रोल आने होते हैं तो जितने पैसे छापे हैं उसमें से कुछ खींचना पड़ेगा वापस। अभी हमको तो आदत ही नहीं है कि पैसे जब बाहर जाते हैं तो क्या होता है, राइट। तो उसकी गूंज अभी सुनाई देंगी थोड़े टाइम में, राइट। सो मार्केट्स विल रिमेन लाइक दिस व्हेन द और तभी क्या है, मार्केट भी एक्सपेंसिव है। सो वी हैव गॉट अ रिलेटिवली एक्सपेंसिव मार्केट जो पैसे छाप के हुए हैं, राइट। अभी सेंट्रल बैंक्स पैसे निकाल रही है। किसी को दुनिया में पता ही नहीं है कि जब सेंट्रल बैंक पैसे निकालती है तब किस तरह का इम्पैक्ट मार्केट्स पे आता है। सो यू आर गोइंग टू सी दैट इन द नेक्स्ट 1.5 years, राइट। अगर मैं आपको 6 महीने पहले बोलता था कि हर महीने फॉरेनर्स ये देश में से 40,000 करोड़ निकालेंगे और तो भी 6 महीने के बाद मार्केट 58,000 होगा, तो आप सोचते थे कि इन्होंने दारू पिया है, राइट। अगर ऐसी बातें कर रहा है कि हर 40,000 करोड़ हर महीना निकलने के बाद भी अगर मार्केट वहां का वहां रहेगा, इट इज अनहर्ड ऑफ, राइट, नॉट पॉसिबल। बट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट you all have given us so much money that mutual funds have become a counter force today in the market. With 12,000 crores of SIP and the kind of flows that have come in equity, साल 2021-22 में 2,40,000 करोड़ का नेट सेल्स हुआ है। 2,39,000 करोड़ का नेट सेल्स हो गया है इक्विटी का। तो उतना सारा पैसा इक्विटी बाजार में लगा हुआ है, राइट। सो इसलिए काउंटर फोर्स हो गया है। सो देर आर आई कैन नेक्स्ट 6 महीने मैं आपको आइदर स्टोरी बोल सकता हूं। अगर आपको चाहिए कि तेजी की बात करते हैं तो मैं तेजी की बात भी अभी कर सकता हूं कि इंडियन कॉर्पोरेट्स कितना अच्छा कर रहे हैं, उनका अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये कंट्री में कितना ग्रो करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देयर आर लॉट ऑफ बॉटम अप बुल स्टोरीज, क्योंकि इंडिया में तकलीफ कोई नहीं है। इंडिया में तो हम एक मंदी के दौर से आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ सकती है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है इंडिया में, राइट। जीएसटी का कलेक्शन देखो। सो देयर आर 10 reasons why India will do well, but there are 10 reasons why the world will sell. So in this kind of scenario with a high PE market, which we are currently, with earning per share growing, with world macros going against all emerging markets, so there are story दोनों साइड की है। नहीं तो हम चाहते नहीं है सर कि आप अच्छी बात करें, आप सच्ची बात करिए। तो मैं सच्ची बात ही करता हूं कि दोनों साइड की स्टोरीज है, राइट। देयर आर 10 reasons why markets can do well, but there are 12 reasons why market cannot do well, right. It's a mix of confusion of both.
इसलिए मुझे क्या लग रहा है, इन अ फ्लो ड्रिवन मार्केट अभी तक हमने वॉलेटिलिटी देखी ही नहीं है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट 1.5-2 साल हम केवल वॉलेटिलिटी देखेंगे और बढ़ेगी अभी। या इट विल बी या डेफिनेटली हमको उस पर डाउट नहीं है कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट एक्सपेंसिव है, फ्लोज कैन बी नेगेटिव, सेंटिमेंट्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं, राइट। सो थोड़ा स्पेक्युलेटिव मार्केट है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में जो हो रहा है थोड़ा स्पेक्युलेटिव हो रहा है। सो मिक्स ऑफ ऑल दिस, देयर इज नो डाउट इन माई माइंड दैट नेक्स्ट 1.5 वो दौर चला गया कि पूरा मार्केट आपको पैसा बना के देगा, राइट। अभी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज है। सो मार्केट्स विल रिमेन वॉलेटाइल एंड स्टॉक पिकर्स विल हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम in the next 18 months to 2 years to pick up the right stocks, because with all the macro volatility that will happen in the market, there are micro stories which will work very well. Because you can, in manufacturing companies if you see, right, इतने साल अपना B2C businesses थे वो बहुत अच्छे कर रहे थे, right, B2C business ने बहुत अच्छा किया अगर हम लास्ट 10 साल देखें तो, right, वो ग्रो ही होते गए। पर अभी B2B बिजनेस में बहुत स्टोरी है, राइट। जिन्होंने 15 साल से चाइना का कंपटीशन बर्दाश्त किया, राइट, वो आगे जाके अच्छा कर सकते हैं। एंड देयर आर रीजंस कि वो लोग क्यों अच्छा करेंगे, राइट। वो लोग ने 15 साल चाइना को बर्दाश्त किया है, चाइना के साथ कॉम्पीट किया है। नाउ दे आर कमिंग ऑन देयर ओन। चाइना डज नॉट वांट टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इट वाज प्रोड्यूसिंग चीप अर्लियर। वो क्यों चीप बेच के हमको भेजे, राइट। अभी वो भी सोच रहा है, उसका भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। सो विथ वॉट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, Indian manufacturing, which has withstood competition for so long, is going to come on its own. उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फुल हो रही है। जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फुल होता है तब उनका प्राइसिंग पावर भी बढ़ता है। तो वॉल्यूम है उनके पास प्राइसिंग है। तो आई थिंक B2B बिजनेसेस एंड B2C कस्टमर को फुल प्राइस नहीं कर पाएगा। सो लास्ट 10 साल हमने B2C का मैजिक देखा है। आई थिंक आगे जाके B2B में अभी बहुत स्पीड अवेलेबल है, बहुत पावर अवेलेबल है B2B बिजनेसेस में। सो उसमें अगर अच्छा स्टॉक पिकर हो तो बहुत सारी कंपनी आज आपको मिल सकती है जो नेक्स्ट 3 से 5 साल में उनका अर्निंग्स बढ़ने की उम्मीद काफी ज्यादा है, राइट। सो इफ यू आर एबल टू पिक अप दोस काइंड ऑफ स्टॉक्स, देन इट कैन डू वेरी वेल फॉर द इन्वेस्टर। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने वॉलिटिलिटी की बात करी बिकॉज ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स या यील्ड्स। 2003 to 2007 भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही थी, 2009 to 13-14 उस समय भी बढ़ रही थी, बट उस समय मार्केट ने भी वॉलिटिलिटी के साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया। तो इस बार क्या डिफरेंट है? इंटरेस्ट रेट्स के साथ मैं, दैट इज, आई नेवर टॉक्ड अबाउट इंटरेस्ट रेट्स पर से। आई सेड इफ द पीपल हु वर पुटिंग मनी विल स्टार्ट पुलिंग मनी, तो वो डिफरेंस है ना। इंटरेस्ट रेट तो ऊपर कब जाते हैं? इंटरेस्ट रेट 2 टाइम में ऊपर जाते हैं। या तो इन्फ्लेशन बहुत हाई है इसलिए इंटरेस्ट रेट ऊपर लेके जाने पड़ते हैं, या तो कंट्री में ग्रोथ बहुत हो रहा है तो भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं। सो 2003 to 7 द ग्रोथ वाज फैंटास्टिक एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया पर से, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, नॉट इंडिया पर से। इंडिया में मुझे उतनी तकलीफ नहीं लग रही है। वी आर एज अ कंट्री, वी आर कमिंग आउट ऑफ टफ टाइम्स, आवर कॉर्पोरेट्स आर कमिंग आउट ऑफ टफ टाइम्स, तो दे आर क्वाइट फिट, आवर कॉर्पोरेट्स आर क्वाइट फिट, उनका डेट काफी कम है, वो तो ग्रोथ मोड में है। So I am talking about macro trends from the outside world, where if the world is pulling back money, then obviously, देखो यूएसए में ना, कोई अगर आप यूएसए में जाते हो तो अपने को पता चलता है कि कभी कभी हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं दुनिया के कंटेक्स्ट में। जब आप 50th स्ट्रीट में न्यूयॉर्क में खड़े रहते हो ना, तब पता चलता है कि इंडिया उतना मैटर नहीं करता है। वो लोग केवल इंडिया में इन्वेस्ट भी नहीं करते, वो लोग तो केवल इमर्जिंग मार्केट में डालते हैं कि इमर्जिंग मार्केट में इतना एलोकेशन है, तो इमर्जिंग मार्केट में उनका जो एलोकेशन है उसका 10% इंडिया में आ जाता है। तो आज कोई इंडिया नहीं बेच रहा है। अगर हमने 2,40,000 करोड़ का बिक्वायरली देखी है मार्केट में, तो किसी ने इंडिया जाके नहीं बेचा है। वो लोग तो इमर्जिंग मार्केट सेल ऑफ करते हैं, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में जो भी कंट्रीज है, को हम आज से 10 साल पहले हम ब्रिक्स बोलने लगे टर्म, राइट। अभी ब्रिक्स में से ना तो BR भी चला गया और CS भी चला गया, आई बच गया, केवल आई बचा है, राइट। सो दे आर नॉट सेलिंग इंडिया। इंडिया में जो सेल्स आया है ना, वो इमर्जिंग मार्केट फंड से आया है, ओनली इंडिया फंड से सेल्स नहीं आया है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि पैसा अगर पुल बैक होगा तो ब्रिक्स से भी पुल ऑफ, द इमर्जिंग मार्केट फंड से भी पुल ऑफ होएगा, तो ऑटोमेटिकली 10%, 12%, 14% जो भी इंडिया में लगा हुआ है ऑटोमेटिक पुल ऑफ होगा। इसलिए मैं वॉलेटिलिटी बोल रहा हूं
कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर नीचे जाएगा. दैट इज द सेंस दैट वन इज. सर वॉलेटिलिटी के साथ साथ आपने एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बोला था कि अभी मार्केट के करेक्शन की साइज या टाइम रुक गया है, कम हो गया है. पहले 5-5 साल का होता था, अब 1 से 3 साल का हो गया है. कि यही कंटिन्यू रह सकता है या वापस से वो 5 साल वाली. इन अ फ्लो ड्रिवन मार्केट आजकल किसी especially if you see the way US regulators are believing, right, there is a synchronized effort that asset prices should be protected, right. That is what has happened because inflation was not going up. वो लोग कुछ भी करते थे, inflation ऊपर नहीं जाता था US में. तो they were keeping on supporting the markets and inflation was not reacting adversely. This is the first time it has happened that when they were trying to, they कुछ ज़्यादा हो गया, जब इतनी सारी पोस्ट कोविड इतनी ज़्यादा वो लोग ने लिक्विडिटी डाल दी मार्केट में, तो इन्फ्लेशन हैज़ कम बैक with a vengeance. So they will have to control inflation. It is good for them and the world that they right now control inflation. इंटरेस्टिंग. तो ये तो हमने मार्केट की बात कर ली. अब जो सेकंड टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज आई नो दैट यू आर एन अमेजिंग पर्सन जो बिजनेस हैंडल कर रहा है. आपने और पूरी टीम ने, आईसीआईसी ने बहुत ब्यूटीफुली बिजनेस को ग्रो किया है. स्टार्टिंग की जर्नी कैसी हुई थी? बिकॉज आपसे हम बिजनेस नहीं सीखे, वो कैसे होगा. तो हमें बिजनेस सीखना है कि कैसे आप आईसीआईसी में प्रोटेक्ट करने वाले हो वॉलेटिलिटी के माहौल में, कि आपका क्या ध्यान है. बिफोर दैट ये जर्नी कैसी रही है? See, I had realized one thing very early in 2007. I took up this position in 2007. So one thing we had very clearly realized that Indian investor को, right, 98.5% of the investors in India are not looking at super duper returns, are looking at for something that will give them a good. अगर आपने उनको डबल डिजिट में रिटर्न दे दिया, राइट, लो डबल डिजिट में, तो हाई डबल डिजिट में नहीं बोलता हूँ, पीपल आर वेरी हैप्पी, right. They want a sustainable return over a period of time and they don't want the full market 20% return दिया, 15% return दिया. इतनी excitement नहीं चाहिए लोगों को. Traditional products से कुछ ज़्यादा चाहिए उनको, right. So if you give something more than traditional products in a tax efficient manner, they are very happy, right. और उनका अगर 7-8 साल में भी पैसा डबल होता है तो उनको ठीक है. हर एक आदमी को 4-5 साल में पैसा डबल नहीं करना होता है, right. They want safety. Indian investor is more interested in return of capital rather than return on capital, right. Safety is very important. So we had always, I felt that as a what the customer wants, we should give him a product which is as low volatility as possible. They can't take loss, right. They are okay with lesser profit, but they don't want to take loss. So what we always try to do, I consider myself as a CEO of ICICI Prudential Risk Management Company. I see us as risk management. अगर और ये सारा जार्गन निकाल देते हैं ना, पैसा जाना नहीं चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, फायदा कम होगा तो चलेगा, नुकसान नहीं होना चाहिए. अगर एक माइंडसेट बना दें हम कि हम लोगों का नुकसान कम से कम करेंगे, हम बहुत ही वोलेटाइल मार्केट में है, राइट. हम इक्विटी यानी इक्विटी बाय नेचर इज वॉलेटाइल. सो देखो मेरा बिजनेस क्या है, आई हैव टू इन्वेस्ट इन इक्विटी बट माय इन्वेस्टर वांट्स सेफ्टी, राइट. ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है और बीच में हम है और हम मैजिशियन नहीं है कि हम वो कर सके, कोई कर ही नहीं सकता है, राइट. बिकॉज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द प्रोडक्ट कैन डिलीवर, राइट. द एक्सपेक्टेशन इज कंसिस्टेंसी. द इक्विटीज कैन नेवर बी. बिजनेस कंसिस्टेंट होता है, बिजनेस कंसिस्टेंट नहीं होता है. So equity returns cannot be consistent, but that is the expectation. So there is an expectation mismatch from the customer on the final product. So one is very clear investor education करते हैं, आपको पता है हम कितना उस पर फोकस देते हैं. But more than that, if the customer expectation is that, can we create products which have got relatively less risk, right? So I have always focused on risk always, कि किसी का पैसा में नुकसान कैसे कम से कम हो. मार्केट गिरेगा तो हमारे एनएवीज भी गिरेंगे, पर हमको बहुत ही, जब हम एक प्रोडक्ट साइन ऑफ करते हैं यहाँ पे, राइट, फाइनल प्रोडक्ट साइन ऑफ, आई डू राइट सेल्स हैपेंस इन द कॉर्पोरेट ऑफिस व्हेन आई साइन ऑफ ऑन अ प्रोडक्ट, राइट. एट दैट टाइम वी शुड बी वेरी कॉन्शियस दैट द रिटायर्ड स्कूल टीचर विल गेट दैट प्रोडक्ट, राइट. म्यूचुअल फंड का इज फॉर द कॉमन मैन. सो वी हैव टू बी कॉन्शियस that maybe whether he has understood the product fully or not understood the product fully, we should endeavor that he understands it fully, but if he remains for us for a reasonable period of time, he should make money out of it. That should be our responsibility. So, and if you see business wise also, 84% of our sales happens to existing customers, right.
When win and 84 84%. किसी आपका बिजनेस भी देख लो, मेरा बिजनेस भी देख लो, 84% happens to existing customers. So our business can grow only if our existing customer is happy, right? So I am very clear in my mind that if the existing customer is satisfied and happy, then only you can get further business. उस पर हमने बहुत लोगों को लगाया, बहुत एल्गोरिदम बनाया, पर बेसिक कॉमन सेंस है ये कि मेरा नेक्स्ट ईयर का सेल्स अच्छा कब हो सकता है अगर मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट से और उनके एक्सपीरियंस अच्छे हो. So thankfully, by not giving downside, we have come up with such products only which somehow manage downside better. They may not give the entire upside, but at least they not. So हमने एक आज से कब हमने एक बैलेंस एडवांटेज फंड की जो कैटेगरी हमने लॉन्च की थी, आज से कितना 12, 13, 14 साल से हम लोग ये प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी. आज एक 10 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो उसने ऑलमोस्ट निफ्टी रिटर्न दिया है, बट टेकिंग ओनली सम 54% ऑफ निफ्टी एक्सपोजर. 100 रुपये के बदले मैंने केवल 54% इक्विटी में डाला है, फिर भी मैंने 100 रुपये पे जो इक्विटी का रिटर्न आता है उतना रिटर्न दे दिया है. तो हमारी टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न. सो ICICI Prudential has always focused on risk adjusted return, and that has worked well for the customer without using all this technical jargon of risk adjusted return and all. I am saying that customer with giving him lower risk, if I am able to give him a return, that is more important than giving him the highest possible return. So we have focused on that and that has worked us. So very few customers आप ICICI Prudential Balance Advantage Fund में देखिए आपको दुखी कस्टमर नहीं मिलते हैं, right? So we have created a whole host of products. मैं आज आप as a financial advisor, you can understand your client's profile and you got a variety of products from us which manage volatility well, right? अगर आपको कितना क्लाइंट को 10% इक्विटी देना है, 20% इक्विटी देना है, 30% इक्विटी देना है, 50% इक्विटी देना है, 70% इक्विटी देना है, सारे प्रोडक्ट अपने पास है, right? So the distributor or the financial advisor can select the right product for the client based on his risk appetite. कितना volatility वो ले सकता है उस हिसाब से उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं. So we are specialized in this area which protects the brand also. कोई ICICI Prudential के बारे में खराब नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं बोले तो ठीक है पर बुरा नहीं बोलना चाहिए. तो दैट इज द एंडेवर एंड दैट इज वर्कड वेल फॉर अस. जब हम रिस्क को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं तो डेट प्रोडक्ट का वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, स्पेशली अगर हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना है, पोस्ट टैक्स के हमें अच्छे रिटर्न्स चाहिए एज कम्पेयर टू FD. बट ऑफ लेटली वहाँ पे भी थोड़ा सा हमने हिट देखा है. पहले हिट आया था बिकॉज ऑफ सम क्राइसिस, अब आ रहा है बिकॉज ऑफ सम इंटरेस्ट रेट. अब क्या करें, डेट को कैसे मैनेज करें? मेरे हिसाब से तो कोई क्राइसिस नहीं हुआ था, राइट? मैं आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट. डेट यानी क्या है, आपने किसी को पैसे दिए वो पैसे वापस आना चाहिए. तो हमने तो कितने 23 साल से हम पैसा दे रहे हैं मार्केट में, आज तक 1 रुपया भी, हर रुपया जो भी मार्केट में दिया है सारा का सारा पैसा टाइम पे वापस आ गया है. तो मुझे तो कोई क्राइसिस कभी नहीं दिखा है, राइट? सो आप कौन से क्राइसिस की बात करते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता है, राइट? सो हमारे सारे पैसे हमेशा टाइम पे आए हैं और ऐसा मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि हमेशा पैसा टाइम पे आएंगे. पर अगर आप रीजनेबली रेटेड कंपनीज को दे रहे हो, AAA कंपनी को दे रहे हो, AA कंपनी को दे रहे हो, A+ कंपनी को दे रहे हो, और अगर आपने अपना रेटिंग ठीक देखी है और अपना खुद का भी रिसर्च अच्छे से किया है, सो देयर इज नो रीजन दैट व्हाई विल कॉर्पोरेट डिफॉल्ट, राइट? सो इफ some funds did have a problem, right, but that was restricted to that fund house, right? It was restricted, one fund house closed the scheme. That does not mean all fund houses had a problem. So that I am very clear on. It was a specific fund. लोग लालची थे, लोगों को ज्यादा रिटर्न चाहिए था. अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए था तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है. वो फंड हाउस ने अगर ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न दिया था, जब रिटर्न आ गए थे तब लोगों को बहुत अच्छा लगा था. जब और रिटर्न नहीं, जब रिस्क आया तो लोगों को अच्छा नहीं लगा. पर अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क होती ही है. हमने कभी ज्यादा रिटर्न दिया ही नहीं था, राइट? सो हम ज्यादा रिटर्न देने में मानते ही नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी, रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल एज फार एज डेट प्रोडक्ट इज कंसर्न. तो अगर रिस्क लेनी है इक्विटी साइड पे ले लीजिए, डेट पे तो वी हैव ऑलवेज प्लेड वेरी कंजर्वेटिव एंड आई थिंक वी हैव डन गुड व्हेनेवर वी हैव गिवन मनी टू कॉर्पोरेट्स. Whenever we have subscribed to debentures, we have always got our money back on time. So there has not been a single day's delay ever. दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क की, जिसके आप बात कर रहे हैं कि अगर देश में ब्याज के दर ऊपर जाएंगे तो बॉन्ड की वैल्यू नीचे आएगी. दैट इज अ करेक्ट, दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ.
वो तो मैं कोई चेंज नहीं कर सकता हूँ। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है आज, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट? इट्स एज एलिमेंट्री। इसलिए हमने हमेशा से अभी से आपको बोला है कि फ्लोटिंग रेट फंड में, आज फ्लोटिंग रेट फंड हमारा एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लोटिंग रेट फंड, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ब्याज के दर ऊपर गए आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि हम री इन्वेस्ट जब करेंगे तब हमको वापस, इट इज़ ऑलवेज अ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, so floating rate bond so this is one of the best investment possible in the current market. You should invest in floating. So market का रुख देख के आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स में डालना चाहिए। so अभी आपको फ्लोटिंग रेट फंड में डालना चाहिए। सर इसमें एक क्वेश्चन आया है डेट से रिलेटेड। आपने कहा कि ट्रिपल रेटिंग या अच्छी रेटिंग लेके हम लोग चूज करते हैं। हमने पास में क्या देखा है सर, कुछ रेटिंग एजेंसीज ट्रिपल ए होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज भी ट्रिपल ए होती है, उनको डी होने में 3 महीने भी नहीं लगते हैं। तो आपका प्रोसेस क्या होता है जो हम भी यूज कर सके डेट के सिलेक्शन में? आप कैसे सिलेक्ट करते हो डेट को? See, I cannot put 3 decades of experience into, but let me try and explain. See, आप किसको पैसे देते हो, प्रमोटर का बैकग्राउंड क्या है, उसने 1990s में क्या किया था, जब 5 साल की मंदी है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट? बिकॉज आदमी की फितरत नहीं बदलती। वन इज द बिजनेस, द क्वालिटी ऑफ बिजनेस दैट वन इज इन्वेस्टिंग इन, another is the quality of promoter that one is investing in, right? Both are important. So अगर ये दोनों चीज देखी है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको क्यों प्रॉब्लम नहीं हुआ है? हम तो, हमारा और एक भी है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, कि डेट का जो सीआईओ है वो सीआईओ इक्विटीज को रिपोर्ट करता है, राइट? हमारा जो ओवरऑल सीआईओ है ना, वो इक्विटीज का आदमी है, और उसके नीचे एक डेट का सीआईओ है, राइट? दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये अपना काम करे वो अपना काम करे, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों का मिक्स होने से क्या होता है, मेरे हिसाब से डेट वाले, एटलीस्ट मेरी कंपनी में, पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा स्टडी करते हैं, जो उनका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, तो वो पास्ट बहुत अच्छे से ट्रैक कर लेते हैं उनको। और इक्विटी वाले आगे देख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन पे खेलते हैं, तो वो अपना लेयर लगाते हैं। और मैं और मेरा सीआईओ बैठ के देखते हैं कि ये कंपनी का, ये प्रमोटर का हिस्ट्री क्या है, उसने 2005 में क्या किया था, उसने 1995 में क्या किया था। वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रमोटर का आपके पास पूरा हिस्ट्री होना चाहिए, जजमेंट लेना, जजमेंट, क्योंकि दिस इज ऑल जजमेंट, राइट? उसकी फितरत क्या थी जब चिप्स डाउन थी, राइट? इवन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ऑल्सो वेरी वोलेटाइल थिंग व्हेन द मार्केट्स आर। इसको वापस एक्सप्लेन कीजिए। सी, गवर्नेंस, हम आजकल गवर्नेंस फैशनेबल वर्ड है, तो क्योंकि सबको पता है कि मार्केट कैप गवर्नेंस से बनता है। अगर आपको गवर्नेंस यानी शराफत, राइट? नाउ आई एम जस्ट पुटिंग इट इन अ वेरी कोलोकियल टर्म। सो अच्छे मार्केट में ना सब शरीफ बन जाते हैं, राइट? और आजकल मार्केट अच्छा चल रहा है तो सब इंडिया में गवर्नेंस इंप्रूव हो जाता है। पर जब बुरा टाइम आता है तब आदमी क्या करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं हमेशा बोलता हूं दैट गवर्नेंस इन इंडिया इज वेरी सिक्लिकल, राइट? सो अच्छे दौर में तो सब शरीफ हो जाते हैं, मार्केट रिटर्न देते हैं, बट 90s में जब मार्केट रिटर्न नहीं देता था, तब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ किसने अच्छा बर्ताव किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आदमी की फितरत तब देखनी होती है व्हेन चिप्स आर डाउन, व्हेन चिप्स आर गुड एवरीबडी इज गुड, राइट? सो आई थिंक दैट इन एडिशन टू analyzing the past very well, in addition to seeing the future very well, understanding the people behind and the culture behind those organization is what lending or investing in debt is all about, or investing in equity also, that part is very important. ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना सर, ये मैं मेरे लिए पूछ रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करा है, आपने पीपल की बात करी है, तो आप पीपल कैसे सेलेक्ट करते हो? See, it's all what an organization is today is all about the culture of that company, right? Like I'll just give you an example on my investment side, right? हमारे म्यूचुअल फंड में जो भी काम कर रहा है उसने कभी और कोई म्यूचुअल फंड में काम ही नहीं किया है, राइट? सो जब मुझे फंड मैनेजर, मेरा कोई फंड मैनेजर नहीं है जो दूसरे म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर था, मैं फंड मैनेजर की फैक्ट्री बनाई है, राइट? क्योंकि मेरे पास इतने सारे फंड्स हैं और वो सब फंड्स रिस्पॉन्सिबली मैनेज करने हैं। तो कैसे रिस्पॉन्सिबली मैनेज करें, हमारे पास पीछे एक पूरी, और हम देयर आर फंड मैनेजर्स आर ऑल born and brought up in ICICI Prudential, I always call it. So what we do, we hire young people, we hire young chartered accountants who have cleared CA in the first attempt, we hire MBAs, we hire CFAs, so we hire some of the very good professionals in the country.
For the first 5, 6, 7 years, they are only given their work as analysts. So I've got more than 30 analysts in this company who are analyzing. हमारे पास सारा सेल साइड का एनालिसिस आता है, करेक्ट? फिर भी हमने 30 के ऊपर एनालिस्ट डाले हुए. सो हम उनको 5-7 साल देखते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स समझते हैं, उनकी फितरत समझते हैं, उनके बाकी शौक क्या है वो भी देखते हैं. राइट? बिफोर गिविंग अ फंड टू समबडी, you should know his pros and cons. You should be very confident of his ethical standards. Right? After observing him behaviorally over a period of time, then we dare to make him a joint fund manager with some other fund. So that अभी उसका एनालिसिस स्किल तो हमने उसकी देखी है, उसका पर्सनल बिहेवियर देखा है, फिर हम देखते हैं कि वो फंड मैनेजमेंट में कैसा करेगा बाय मेकिंग हिम जॉइंट फंड मैनेजर इन सम अदर फंड. Over a period of time, we see him, how he manages or how he takes call on equity. Observation. तो almost 10 साल का observation के बाद उनको independent fund management का charge मिल सकता है कंपनी में. So a very, very detailed, so it's all about, so by the time he becomes a fund manager of the company, we already have seen his behavior over a period of 7 to 10 years before he gets to manage our fund. Right? So what I'm trying to emphasize is that the person who's heading business in this company, Amar Shah, was a management trainee in this company. So over a period of time, even I was, forget Amar Shah, I also joined ICICI Group as a management trainee. Right? So we are all professionals. We were fresh chartered accountants or fresh MBAs and joined the company. And over a period of time, we all have grown in the company. Right? So that's what is the culture of the company. So you know the culture of the place. So when all these interviews also why we do, right? Because we are managing public money, public should know us, right? What are the type of people? अगर मैं किसी को पैसे देता हूं मैनेज करने के लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आदमी कौन है, राइट? वो आदमी पे मैं क्या कॉल लूं? So according to me, one of the most important thing is you should be comfortable with the person whom you are entrusting your money, correct? Basics है. So for me, everything is about the quality of people you recruit. आपको ये कंपनी का भी असेसमेंट लेना चाहिए, not by what I am saying only, but you know my one downs, you know my two downs, right? You know the quality of people you see in the company. A company is made by not by the managing director, is made by the quality of people that he has recruited.